हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्टेन मिस्टेक्स के बारे में जिन वजह से स्टूडेंट्स 4.5, 5.5 बैंड तक ही रह जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू स्कोर 6 बैंड आउट ऑफ आइल्स। एंड यहाँ पर हम हर एक मॉड्यूल के बारे में सेपरेटली बात करेंगे कि किस मॉड्यूल के अंदर आपको कौन सी मिस्टेक को नहीं कमिट करना एंड आफ्टर रिजॉल्विंग ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स यू कैन श्योरली गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। तो यहाँ पर चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट एट टॉपर्स वर्ल्ड वी आर ऑल्सो रनिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर क्या होता है हमारी क्लासेस के अंदर कि हम स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं जिसके अंदर हम 4 या 5 स्टूडेंट्स रखते हैं मैक्सिमम हर एक ग्रुप के अंदर, एंड टू एवरी ग्रुप वी प्रोवाइड अ सेपरेट टीचर वेदर इट इज़ फॉर एकेडमिक और इट इज़ फॉर जनरल ट्रेनिंग। एंड यहाँ पर जो हमारा पैकेज रहता है दैट इज़ ऑफ 1 मंथ। आप यहाँ पर 7973758644 पर कॉन्टैक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में एंड वी कैन श्योरली स्टार्ट द क्लासेस। तो नीचे गिवन नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप यहाँ पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में, बिकॉज रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। बिकॉज ऑफ ओनली रीडिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर देयर डिज़ायर्ड बैंड। तो रीडिंग में क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट स्कूल्स के अंदर क्या है कि हम ज़्यादा रीड नहीं करते, ज़्यादा हमें पता नहीं होता कि कॉम्प्रीहेंशंस जो टफ होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज इन स्कूल्स वी गेट वेरी ईजी कॉम्प्रीहेंशंस टू सॉल्व। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जो पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ कि वो यहाँ पर सिनोनिम्स को नहीं पकड़ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट दिया गया है तो आपको पैराग्राफ के अंदर इम्पॉर्टेंट नहीं दिया होगा, वहाँ पर क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल कोई ऐसा वर्ड होगा। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि कोई भी वर्ड आपको लिखा लिखाया नहीं मिल जाएगा, सेम वर्ड आपको नहीं मिलने वाला। देयर वुड बी सिनोनिम्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड। आपको वर्ड का मतलब सेम देखने को मिलेगा बट इन रियलिटी वर्ड चेंज हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स पर अपनी कमांड बनानी है। आपको समझना है कि हर एक वर्ड का क्या मतलब है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ सिनोनिम्स पर भी नहीं जाना। अ वेरी बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज़ दैट दे गो ऑन लर्निंग टफ सिनोनिम्स, बट यहाँ पर सिंपल सिनोनिम्स होते हैं बट सिनोनिम्स ज़रूर होते हैं। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन ओनली फाइंड द आंसर। सेकेंड मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इन रीडिंग इज़ दैट यहाँ पर अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कोई उनको वर्ड आ जाता है पर्टिकुलर जो बहुत ही ज़्यादा हम कहें तो हमें जिसके बारे में पता नहीं होता एंड वी हैव नॉट लिसन दैट वर्ड, तो उस वर्ड को लेकर स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। रिसेंटली आज के दिन एक स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या हुआ हमारी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, ही गॉट अ वर्ड इन रीडिंग दैट इज़ जियोग्लिफ्स। जियोग्लिफ यहाँ पर कोई नेचुरल चीज़ के बारे में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है एंड ही स्टक ऑन दैट वर्ड। उन्होंने अपने 10 मिनट उस वर्ड का मीनिंग निकालने में ही गुजार दिए, बट उसके बाद क्या हुआ कि जियोग्लिफ का कोई लेना देना ही नहीं था क्वेश्चन से। तो आपको क्या करना है कि ऐसे नाउन्स को नहीं ज़्यादा आपने देखना, जस्ट लोकेशन फाइंड करिए। जियोग्लिफ जहाँ देखा तो जियोग्लिफ आप फाइंड कीजिए वहाँ पर पैराग्राफ के अंदर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको लोकेशन ढूंढने में मदद करते हैं, इनका मतलब कुछ भी नहीं होता, दे ओनली हेल्प यू इन फाइंडिंग द लोकेशन। बाकी आपने लाइन को समझना है, मैच द लाइन ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन विद द लाइन इन द पैराग्राफ जब आपको लोकेशन मिल जाए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहाँ पर अगर बात मैच कर गई है देन फाइंड इट ट्रू, अगर वहाँ पर बात नहीं मैच कर रही तो फॉल्स लगा दीजिए, अगर बात का जिक्र ही नहीं है देन नॉट गिवन लगा दीजिए। नॉट गिवन लगाने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है दैट ट्रू फॉल्स जब आप कर रहे हैं एक क्वेश्चन अगला भी पढ़ के चलिए, बिकॉज व्हेन यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर द प्रीवियस वन इट मीन्स दैट द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज नॉट गिवन, पिछला क्वेश्चन नॉट गिवन था। इस बहुत सिंपल टेक्निक को फॉलो कीजिए एंड मोर ओवर वही चीज़ कि आपने बहुत टफ वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना रीडिंग में, आपने सिंपली लाइन का मतलब समझना है, लोकेशन फाइंड करनी है एंड लोकेशन को मैच करना है क्वेश्चन के साथ। इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। देन वन मोर थिंग इज़ दैट काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते रीडिंग के अंदर। टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पाते? यहाँ पर काफ़ी दफ़ा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि आपने फाइंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। व्हाट द स्टूडेंट्स डू इज़ दैट कि वो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं
फिर वो जाकर पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, अगर उन्हें नहीं मिला वो फिर से पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, आंसर मिल गया देन ओके, देन अगर जब उन्होंने सेकेंड इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना है वो फिर से पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, थॉरली आप पैसेज को पहले पढ़ लें, एंड साथ में उसी पैसेज से अगर आपको और क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स मिल रहे हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहे हैं, या फिर आपको वहाँ पर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिल रहे हैं, तो आपने साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। बिकॉज जब हम एक ही पैसेज में से साथ साथ MCQs भी कर रहे होंगे और साथ साथ हम फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी कर रहे होंगे, तो हमारे यहाँ पर दो काम इकट्ठे हो जाएंगे। साइड बाय साइड वी आर ऑल्सो डूइंग MCQs एंड वी आर ऑल्सो फॉलोइंग फाइंडिंग द फॉलो द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि दो चीज़ें इकट्ठी करनी है जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए। जब आप MCQs फाइंड करेंगे आपको पैराग्राफ का मतलब भी समझ आता रहेगा, एंड विद दैट यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। ओके, तो टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है रीडिंग के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम अपना थर्ड पैसेज छोड़ ही जाते हैं। थर्ड पैसेज आपने अटेम्प्ट ज़रूर करना है, बट आपने जो पहले दो पैसेज हैं उनको ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करना है। रीज़न बीइंग दैट द फर्स्ट टू पैसेजेस आर मच ईजियर दैन द लास्ट पैसेज, ऐसा काफ़ी बार देखा गया है। एंड उसके बाद एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ फॉर MCQs में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि कौन सा लगाया जाए। अगर कोई भी नहीं मिल रहा, आप वहाँ पर बी लगा दें। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि बी क्यों लगाना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो इन द एग्ज़ाम्स ऑल्सो बी जब स्टूडेंट्स लगाते हैं दे गेट अ गुड स्कोर। तो इसके लिए बस मैं आपको कहूँगा कि ये काइंड ऑफ सुपरस्टिशन ही है, हमारी तरफ से बनाई गई, एंड आप भी बी ज़रूर लगा कर देखिए। ये मेरा मानना है कि जब हम बी लगा देते हैं तो ठीक हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी ये आपने तब करना जब आपके पास टाइम ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू डू विद योर ड्यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो रीडिंग के लिए एक और चीज़ है दैट आपने ज़्यादा बातों के अंदर नहीं उलझना, जस्ट फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द लोकेशन एंड डू द। आपने रीडिंग को समझना नहीं है, समझ के रीडिंग करेंगे तो रीडिंग कभी नहीं होगी। रीडिंग को समझने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। जस्ट गो एंड फाइंड द इन्फॉर्मेशन, लोकेट द आंसर्स, इन्फॉर्मेशन को मैच कीजिए एंड आंसर फाइंड कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं फाइंड किया जा रहा, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट अगर खा गया देन आपके पास बाकी रीडिंग करने का टाइम बचेगा ही नहीं। ओके, तो रीडिंग के लिए ये कुछ पर्टिकुलर टिप्स हो गई, एंड आपने रीडिंग के अंदर इन मिस्टेक्स को नहीं करना। मोर ओवर रीडिंग के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, बहुत लॉन्ग वीडियोस भी हैं जिनके अंदर आपको थॉरोली रीडिंग के बारे में पता चल जाएगा। यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज़ एंड आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी मॉड्यूल होता है, बट समटाइम्स स्टूडेंट फाइंड वेरी मच डिफिकल्टी इन टू दिस मॉड्यूल। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको आप करके अपना स्कोर यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं। अगर आपके लिसनिंग के अंदर 6 बैंड आ रहे हैं, आप इजीली 7.5 बैंड भी लेकर जा सकते हैं। लिसनिंग के अंदर मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे तरीके से सुनते ही नहीं। यहाँ पर आपको लिसनिंग में तेज़ी नहीं करनी कोई, जस्ट लिसन केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। लिसनिंग की और कोई टिप नहीं है, केयरफुली सुनिए, ठीक है। एंड आपने पहले 10 क्वेश्चंस और लास्ट वाले 10 क्वेश्चंस पर ज़रूर अच्छे तरीके से फोकस करना है। रीज़न बीइंग दैट कि आपको पहले 10 क्वेश्चंस बहुत स्लो मिलते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी ईजी। एंड जो लास्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से फास्ट ज़रूर होते हैं, बट उनके आपको लिखे लिखाए आंसर्स मिल जाते हैं, जो वो बोलते हैं सेम आंसर वहाँ पर फिट होता है। एंड इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना। माइंड इट, पहले 10 क्वेश्चंस एंड लास्ट 10 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाते हैं, 20 में से अगर आपके 18 भी आ जाते हैं, एंड बाकी 20 क्वेश्चंस में से अगर आपके 10 भी ठीक हो जाते हैं, यू कैन ईजिली गेट 6.5। तो यहाँ पर लिसनिंग में 7, 7.5, 6.5 लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस लिसनिंग एज मच एज यू कैन। एंड एक और मिस्टेक यहाँ पर स्टूडेंट्स कर जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, दैट दे शफल द क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो ऊपर नीचे कर देते हैं। वो लाइक 1 का 2 पे लिख दिया, 2 का 3 पे लिख दिया। तो उस वजह से जब आपकी ऑर्डरिंग ही ख़राब हो गई तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो सही ऑर्डर में आपको आंसर्स लिख कर आने हैं। ऑर्डर ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर 10 मिनट आपको मिलते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई ऐसी मिस्टेक मत कर दीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैप्स के अंदर भी फेस करते हैं। मैप के अंदर क्या कीजिए कि साइड पर पहले आपने क्या करना है कि अ काइंड ऑफ
कंपास बना लेनी है, डायरेक्शंस बना लीजिए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, उन डायरेक्शंस के हिसाब से चलिए। एंड मिस नहीं करना मैप के अंदर तो बिल्कुल केयरफुली रहना है, बिकॉज मैप के अंदर आप अगर एक भी लोकेशन मिस कर गए देन आपका सारा मैप खराब हो जाएगा। सो मैप वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। एंड देन स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी लिसनिंग के अंदर, वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स। वी आर ऑल्सो हैविंग काइंड ऑफ पर्टिकुलर क्लास इन आवर ऑनलाइन क्लासेस जिसके अंदर हम स्पेलिंग्स के ऊपर भी वर्क करते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 7973758644। ओके, देन लिसनिंग के अंदर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ दे डू नॉट रीड द क्वेश्चंस को पहले रीड नहीं करके रखते। सो क्वेश्चन को ज़रूर रीड करके रखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या आएगा, किस चीज़ के बारे में बात होगी, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को ज़रूर रीड करना है। लिसनिंग के अंदर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, दैट दे जस्ट राइट द आंसर, दे लिसन एट द फर्स्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो आंसर मत लिखिए जो आपने पहली बार में सुन लिया। आंसर यहाँ पर वो मोस्ट प्रोबेबली चेंज भी कर देते हैं। लाइक पहले उन्होंने कुछ कहा, सेकेंड टाइम कुछ कहेंगे, थर्ड टाइम कुछ कहेंगे, तो आपने आंसर को भी यहाँ पर सुन के लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है, बिकॉज वो अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं 2-3 दफ़ा। तो इस तरीके से आपको लिसनिंग करनी है। लिसनिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। लिसनिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे मॉड्यूल बैंड स्कोर कर जाएंगे। लिसनिंग बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल मॉड्यूल नहीं है, जस्ट यू नीड इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, दैट लिसनिंग हो जाएगी। एंड प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। लिसनिंग के अंदर आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली रीडिंग एंड लिसनिंग के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं आइल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको मैं कहना चाहूँगा इट इज़ वेरी वेरी ईजी। जस्ट आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। जो आप 10th +2 के एग्ज़ाम देकर आते हैं उससे तो आइल्स बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको कितना सिलेबस लर्न करना पड़ता है, आइल्स का कोई सिलेबस नहीं है। आइल्स में क्या है, दैट आइल्स इज़ जस्ट योर लैंग्वेज टेस्ट। इफ़ यू हैव अ गुड कमांड इन योर लैंग्वेज, आप अच्छे बैंड लेकर जा सकते हैं। अगर आप अकेली टिप्स एंड ट्रिक्स ही फॉलो कर लेते हैं तब भी आप 6 बैंड आराम से ले जाते हैं, बट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको ऑर्डर में फॉलो करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, दैट इज़ राइटिंग। राइटिंग के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पर राइटिंग के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या आती है, दैट स्टूडेंट्स डू नॉट राइट अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी लिखनी आनी चाहिए। रीज़न बीइंग दैट इंट्रोडक्शन के आपके 2 बैंड यहाँ पर होते हैं, 2 बैंड आपको इंट्रोडक्शन के मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखनी चाहिए हमें कि पढ़ने वाले को पूरे ऐसे का एक ग्लिम्प्स मिल जाए। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन मीन्स दैट यू आर जस्ट शोइंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन योर होल ऐसे। सो इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ते ही पता चल जाए कि भाई बंदे ने बात क्या की है पूरे ऐसे के अंदर। तो अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन को लिखना है। इंट्रोडक्शन को लिखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज कीजिए। जो भी आपको लाइन गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसे पैराफ्रेज कर दीजिए, वो लाइन पूरी की पूरी लिख दें। आपको कुछ वर्ड्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उसको क्रूशियल कर दें। मोस्ट ऑफ द पीपल लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स लिख दीजिए, मोस्ट ऑफ द डेनिजन्स लिख दीजिए। उसके बाद और कुछ वर्ड्स दिए हैं तो उनके सिनोनिम्स उतार लीजिए, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद अगर आपको कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला है तो अगर एडवांटेजेस ज़्यादा है तो आप कह दो कि एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो इस तरीके से आप 2-3 लाइंस के अंदर आप अगर इसका टेम्पलेट टाइप भी फॉर्मेट भी लर्न कर जाएं, आप काफ़ी अच्छी इंट्रोडक्शन लिख जाते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे 1.5 बैंड तो ज़रूर आने ही चाहिए। इंट्रोडक्शन को बिल्कुल मत मिस कीजिए। इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी जिसके अंदर हम जस्ट इंट्रो के बारे में ही बात करेंगे कि राइटिंग में इंट्रो को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो चलिए, इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने के बाद हमारा आ जाता है बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। तो आपको राइटिंग को ऐसा लिखना है कि बिल्कुल सेग्रीगेटेड हो, पढ़ने वाले को ईजीली पता चल जाए कि आप बात किस बारे में कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आपकी राइटिंग पढ़ रहा है तो हम बताना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि हम सिंपली अगले को चीज़ अपनी समझा दें। जितना सिंपल, जितना बढ़िया अगला समझ जाएगा उतने बढ़िया आपको बैंड्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर अपनी राइटिंग को कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं डालने। यहाँ पर आपके पास लिखते हुए टाइम ज़रूर होता है ना। तो आप यहाँ पर समझ के सोच विचार करके कुछ भी लिख सकते हैं राइटिंग के अंदर। यू आर नॉट
हैविंग लेस टाइम लाइक स्पीकिंग, आपके पास टाइम होता है यहाँ पर, तो राइटिंग को आपने अच्छे तरीके से करना है। मोर ओवर यहाँ पर जब आपको एग्ज़ाम टाइम में राइटिंग करने को मिलती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि राइटिंग टास्क 2 आ गया तो 40 मिनट्स है उनके पास, वो जस्ट लेते ही लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले 10 मिनट आप आराम से सोचिए, 10 या 5 मिनट सोचिए कि लिखना क्या। अच्छे तरीके से पहले आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, बना लीजिए कि आप क्या लिखेंगे इंट्रो के अंदर, बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर क्या लिखेंगे और कंक्लूजन के अंदर क्या लिखेंगे। अपने आइडियाज़ नोट डाउन कर लीजिए दैट पैराग्राफ 1 के अंदर ये आइडियाज़ लिखने हैं, पैराग्राफ 2 के अंदर ये चीज़ें लिखनी है। इस वजह से क्या होगा कि आप सेग्रीगेटेड तरीके से अच्छे तरीके से एक राइटिंग कर जाएंगे। अगर आप राइटिंग में सीधे लिखना स्टार्ट कर देंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपका स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा। जस्ट लिखते नहीं जाना, अच्छे तरीके से सोचिए कि आपको दोबारा से इरेज करके ना लिखना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स इरेज करने में पड़ जाते हैं, नहीं ये पॉइंट अच्छा नहीं है, इसको चेंज करके ये लिख देते हैं। डोंट डू दैट थिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट थिंक बिफोर यू राइट। ओके, स्टेप लेने से पहले सोचिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग। देन वन मोर वेरी बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इन द राइटिंग इज दैट कि वो यहाँ पर टेंस नहीं सही यूज़ करते। वो क्या करते हैं कि कई दफ़ा क्या होता है कि पूरी आइल्स के अंदर ही, स्पीकिंग के अंदर भी, राइटिंग के अंदर भी, व्हाट स्टूडेंट्स डू इज़ दैट जब वो सेकंड फॉर्म की बात कर रहे होते हैं, पास की बात कर रहे होते हैं, तो वो वॉज भी लगा देते हैं, साथ ही सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वॉज आपका कहाँ यूज़ होगा? जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे कि ये चीज़ हो रही थी, आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। अगर आपने पास्ट की बात करनी है बस, तो आपने क्या करना है, आई वॉक्ड, मैं चल रहा था, ठीक है। तो आई वॉज वॉक्ड ये कोई सेंटेंस नहीं होगा, तो आपको पर्टिकुलर टेंसेस का यूज़ आना चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि कौन से टेंसेस कैसे कैसे आपने यूज़ करने हैं राइटिंग के अंदर, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। ओके, तो राइटिंग को आपने अपनी हैंड राइटिंग को भी इम्प्रूव करना है, बिकॉज हैंड राइटिंग एक पहला इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है देन एग्जामिनर फील्स वेरी इंप्रेसिव, उसको काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने के अंदर। तो हैंड राइटिंग को भी इम्प्रूव कीजिए, डार्क पेंसिल का यूज़ करिए लिखने से पहले। मोर ओवर लिखने के बाद रीचेक ज़रूर करें, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लिखते क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हम स्किप कर जाते हैं। तो जब हम दोबारा से पढ़ते हैं हमें वर्ड्स याद आ जाते हैं वो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा। सो रीचेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज़ दैट दे डू नॉट रीचेक देयर आंसर शीट। आपको रीचेक ज़रूर करना है। रीचेक अगर करेंगे तो क्या हो सकता है कि आपके हाफ बैंड भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, बिकॉज हमें अपनी मिस्टेक्स का खुद रीड करके भी पता लग जाता है। देन टास्क 1 आ जाता है। फिर टास्क 1 के अंदर क्या गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर स्टूडेंट्स टेंसेस की गलतियाँ कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात की गई है जो पास्ट ईयर था, पर वो वहाँ पर प्रेजेंट लिखते रहते हैं, तो आपको पास्ट ईयर में वॉज, वर या फिर सेकेंड फॉर्म ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। ओके, तो टेंसेस का ज़रूर ध्यान रखें, वेदर इट इज़ इन टास्क 1, वेदर इट इज़ इन स्पीकिंग, बिकॉज दिस मैटर्स अलॉट। एंड टास्क 1 क्या है? एक एनालिटिकल राइटिंग आपने लिखनी होती है। आप जितना सिंपल और जितना छोटा लिखेंगे आपको उतने बैंड मिलेंगे, बिकॉज आपको बहुत सारा डाटा दिया होता है। एंड आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस डाटा को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से बहुत छोटा करके लिख दें। सो टास्क 1 को बहुत बड़ा मत लिखिए, जितना छोटा लिख सके उतना छोटा लिखें। एंड आपको मोटी मोटी फिगर्स को लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा डीप वाली बहुत छोटी छोटी फिगर्स को भी नहीं यहाँ पर लिखना। एंड इसको भी अपने बहुत सिंपली सेग्रीगेटेड लिखना है कि पढ़ने वाले को अच्छी तरीके से पता लग जाए। यहाँ पर मैं आपसे 7 बैंड 8 बैंड वाले राइटिंग टास्क भी शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। तो ये कुछ राइटिंग की मिस्टेक्स थी, और भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। सो उनके बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ में भी बात करेंगे। देन हम बात करते हैं अब लास्ट स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपका स्कोर बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। स्पीकिंग बहुत सिंपल मॉड्यूल है, बट द थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीकिंग के अंदर कंफर्टेबल नहीं होते। फर्स्ट मिस्टेक इज़ दैट स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल इनटू द स्पीकिंग। रीज़न बीइंग दैट कि हम इंग्लिश में तो बोल ही नहीं पाते, बट पंजाबी वगैरह अगर देखें तो हम आराम से बात कर लेते हैं अपनी मदर टंग के अंदर, बट इंग्लिश बोलने के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो आपको यहाँ पर अपने डर को फेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होइए स्पीकिंग इंग्लिश बोलने के अंदर। टॉक मोर इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स एट योर इंस्टीट्यूट, जहाँ से आप क्लासेस ले रहे हैं।
ताकि आप कंफर्टेबल हो पाएँ स्पीकिंग के अंदर। द थिंग इज़ दैट एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू चेक योर वर्ड्स दैट आप कैसी वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, बट मोस्ट जो एग्जामिनर चेक करता है कि आप लैंग्वेज बोलने के अंदर कितने कंफर्टेबल हैं, कितने आराम से आप लैंग्वेज को बोल लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डर के मारे बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है आपको बोलते हुए, देन इट अफेक्ट्स योर बैंड स्कोर। आपका बैंड स्कोर बहुत नीचे चला जाता है। तो आपको कंफर्टेबल होना है स्पीकिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंटली अगर आप बोलते हैं, तो अगर आप कुछ गलतियाँ भी कर जाते हैं बीच में, तो उनको भी आप ओवरकम कर सकते हैं ईजिली। एग्जामिनर कॉन्फिडेंस भी ज़रूर चेक करता है आपका, कि आप कितने कॉन्फिडेंटली एक लैंग्वेज को बोल पाते हैं। बहुत यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि हम जितना तेज़ बोलेंगे, जितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे उतना अच्छा होगा। बट पॉजेज़ आर वेरी मच नीडेड। जब भी आप कुछ बात सोच रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं, तो पॉजेज़ आते ही आते हैं। पॉजेज़ आर वेरी मच नेचुरल थिंग। तो पॉजेज से डरना नहीं है, बहुत स्लो बोलना है, आराम से बोलना है। रिसेंटली वन स्टूडेंट गॉट 7.5 बैंड इन स्पीकिंग। वो यहाँ पर मैंने पर्सनली उन्हें स्पीकिंग बहुत बार करवाई थी। उन्होंने आज तक कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी नहीं यूज़ की, उन्होंने कोई बहुत तेज़ इंग्लिश नहीं बोली। वट ही डिड वॉज, वो बहुत आराम से बोलते थे, बहुत ज़्यादा स्लो जिन्हें कहीं तो स्पीकिंग थी उनकी, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले को समझ आ जाता था कि भाई अगला बंदा बोल क्या रहा है। तो आपको इंग्लिश को स्लो बोलना है ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी बात अगले बंदे को समझा पाएँ, एंड ही शुड कैच वट यू आर स्पीकिंग अबाउट। One more mistake that students do in speaking is that they do not check the टेंस इनटू द क्यू कार्ड। क्यू कार्ड का टेंस ज़रूर चेक करें। अगर डू डज आ रहा है तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट में बोलना है। अगर डिड आ रहा है या फिर सेकेंड फॉर्म आ रही है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, दैट यू हैड डन दिस, तो आपने पास्ट में बोलना है। अगर वुड आ रहा है, विल आ रहा है, शैल आ रहा है, शुड आ रहा है, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर के अंदर बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस को ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करें। अगर टेंस रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए तो आपका सारा स्पीकिंग टॉपिक ख़राब हो जाता है, वेदर योर इंग्लिश वॉज ऑल करेक्ट इन दैट पर्टिकुलर टेंस। यहाँ पर जो भी टेंस रिक्वायर्ड है उसी के अंदर बोलें। तो पार्ट 2 के अंदर एक और मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं, दैट वो कहते हैं कि भाई 2 मिनट से ऊपर होना चाहिए। देयर इज़ नो एनी टाइम लिमिट। अगर आप 1 मिनट 30 सेकेंड पर भी ख़त्म करते हैं, देयर इज़ नो एनी पॉइंट। बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है वो भी। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू कवर ऑल पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कवर। पॉइंट बाय पॉइंट चलिए स्पीकिंग क्यू कार्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो लाएंगे कि 1 मिनट में क्यू कार्ड कैसे प्रिपेयर करें। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको लाइन्स बनानी है। हर एक पॉइंट को एज अ क्वेश्चन लीजिए। किसी क्वेश्चन की कम लाइन्स बनेगी, किसी की ज़्यादा लाइन्स बनेगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन उनकी 4 से 5 लाइनें बना दें, तो आपका क्यू कार्ड आराम से कवर हो जाता है 1 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, बढ़ाते मत रहिए। आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते रहेंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा दैट ये बंदा अब बात को खींच रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। बात को खींचना नहीं है, टू द पॉइंट बात करनी है। मोर ओवर एक और चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट्स को अपना आंसर नहीं एंड करना आता होता। What they do is that in part 1 also, part 3 also, they do not know how to end the question. तो क्वेश्चन एंड करना ज़रूर आना चाहिए आप सबको, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ रिक्वायर्ड है जब आपने वो ख़त्म कर दी, जस्ट एंड द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर को लगता है कि भाई बंदे को भूल गया, इसके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए, देन ही एंडेड। आपको एंड करना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन कम्स फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में क्या है, आराम से सुनिए, अच्छे तरीके से सुनिए कि पूछा क्या गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन फॉलोअप्स दैट फॉर टू द पॉइंट आंसर नहीं देते, या फिर वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पूछा कुछ जाता है वो आंसर कुछ कर देते हैं। हाउ पूछा जाता है वो वाई बता देते हैं, व्हेन पूछा जाता है वो कुछ और बता देते हैं। तो इस मिस्टेक को नहीं करना आपने। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर मिस्टेक्स को आपने स्पीकिंग में से भी अबॉलिश करना है। टाइम लिमिट स्पीकिंग क्यू कार्ड में नहीं मैटर करती। 1 मिनट 30 सेकेंड बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, एंड कंफर्टेबली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है स्पीकिंग के अंदर। यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट बैंड स्कोर। तो मेरे ख्याल से ये कुछ टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे, और ये जो कुछ मिस्टेक्स मैंने बताई इनको अगर आप नहीं करेंगे, देन यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट बैंड स्कोर इन आइल्स। एंड आई विश दैट आप सभी अपना ड्रीम बैंड स्कोर ज़रूर अचीव करें। मोर ओवर हम ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बता दिया है। यू कैन जस्ट जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस बाय कॉन्टैक्टिंग एट 7973758644। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें,
व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत कॉल किया जाएगा एंड मैं आपसे बात करूँगा एंड हम उस हिसाब से देखेंगे कि आपको किस टाइप की क्लासेस चाहिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आइल्स एग्जाम्स, डू द प्रिपरेशन एंड गेट यू बैंड स्कोर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।